रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन सीजन 2 एपिसोड 20। लव मुस्कुराते हुए रघुवेंद्र जी को देख रही थी। रघुवेंद्र जी की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। लव उनकी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश थी। लव रघुवेंद्र जी के हाथ को पकड़ती है, फिर उनके नब्ज को चेज करती है। एक पल के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, मगर फिर नॉर्मल हो गए। लव ने मजे से रघुवेंद्र जी के बगल में बैठते हुए कहा, अंडरस्को हम सोचा था एक दिन तुम्हें मार डालूंगी ताकि इस धरती पर एक बोझ कम हो जाए, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझे बहुत पसंद आई। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उसे एक थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी। रघुवेंद्र जी कुछ कहने की हालत में नहीं थे। वो तो अपने हाथ तक को हिला नहीं पा रहे थे। उनके पूरे शरीर पर सिर्फ घाव था और ड्रग के कारण उनके पूरे शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। रघुवेंद्र जी लव को नफरत से देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, अंडरस्को तुम बचना नहीं सकती। लव ये सुनकर आईब्रो ऊपर करती है। अब उसे गुस्सा आ गया था। लव रघुवेंद्र जी को हंसते हुए देखती है। लव ने टेबल पर रखी सीजर को उठाया, गिर उसे रघुवेंद्र जी के हथेली में घुसाते हुए नफरत से बोली, अंडरस्को तुमने हमारे साथ बचपन में जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगी। मैं चाहूं तो तुम्हें तुरंत मार सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे तुमने मुझे इतने सालों तक टॉर्चर किया था वैसे ही तुम्हें भी टॉर्चर होना होगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे उन दोस्तों को भी मार दूंगी, फिर सटे दोस्त नर्क में एक साथ जाना। रघुवेंद्र जी लव को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लव सच में उनकी हथेली में सीजर घुसा देती है। रघुवेंद्र जी की कलाई से खून बहने लगा। लव ने जानबूझकर रघुवेंद्र जी के ऑक्सीजन मास्क को निकालते हुए कहा, अंडरस्को बाय ठाकुर, अगर जिंदा रहे तो कल फिर मिलने आऊंगी, और मैं इतनी बुरी नहीं हूं इसलिए फल ले आऊंगी। आखिरकार तुमने भी सालों पहले मुझ पर कुछ पैसे खर्च किए थे। वो डेविल स्माइल करके रघुवेंद्र जी को देख रही थी। उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। बाहर स्मृति पूरी कोशिश कर रही थी कि वो वार्ड के अंदर जा सके, लेकिन राहु उसे जाने नहीं दे रहा था। स्मृति गार्ड से बोली, अंडरस्को मार डालो इस इंसान को और जल्दी से अंदर जाकर देखो वो लड़की अंकल के साथ क्या कर रही है। गार्ड्स राहु को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु ने उन्हें कुछ ही सेकंड में मार गिराया। नीलिमा गुस्से से बोली, अंडरस्को बदतमीज इंसान, अगर मेरे अंकल को कुछ हुआ तो तुम्हें और उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उसी वक्त पुलिस आ जाती है, जिसे स्मृति ने ही चुपके से बुलाया था। स्मृति खुश होकर पुलिस वालों के पास जाकर बोली, अंडरस्को अच्छा हुआ आप आ गए। एक लड़की मेरे अंकल को मारने की कोशिश कर रही है। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे, मगर ये आदमी नहीं जाने दे रहा है। प्लीज कुछ करिए। इंस्पेक्टर राहु को घूरता है, तो राहु भी उसे बिना भाव से देखने लगा। इंस्पेक्टर ने राहु की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को अरेस्ट हिम। हवलदार राहु को हथकड़ी पहनाते उससे पहले ही एक आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, तो सभी चौंक गए। ये क्या हो रहा है? सभी पलट कर देखते हैं तो लव दूसरी साइड खड़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो वार्ड के अंदर थी। राहु डेविल स्माइल करने लगा। नीलिमा हैरानी से बोली, अंडरस्को तुम तो अंदर थी तो बाहर कैसे? लव कंफ्यूज होकर बोली, अंडरस्को वार्ड के अंदर। एक्सक्यूज मी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मेरे ख्याल से मैं आपको नहीं जानती, और मैं उस वार्ड में क्या करूंगी? मुझे लगता है आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। नीलिमा गुस्से से उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को तुम झूठ बोल रही हो, अभी तो तुम हमारे सामने वार्ड में गई हो। फिर वो इंस्पेक्टर से बोली, अंडरस्को सर इसे अटेस्ट करिए, ये एक कातिल है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। लव हंसते हुए बोली, अंडरस्को वैसे हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग के इलाज के लिए मैं पैसे दे सकती हूँ, क्योंकि तुम एक बात पर टिक ही नहीं रही हो। कभी कहती हो मैं इस वार्ड में गई और कभी कहती हो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। उसके बाद लव इंस्पेक्टर से बोली, अंडरस्को आप चाहे तो पता कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना चेकअप कराने आई थी। आप चाहे तो डॉक्टर ऋषि से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने पता किया तो सच में लव इनसे मिलने आई थी, इसलिए पुलिस वाले स्मृति को वार्निंग देकर चले गए। लव स्मृति और नीलिमा को फ्लाइंग किस देते हुए चली गई, लेकिन अभी भी रघुवेंद्र जी की हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को लव रूम में बैठी थी, वो कुछ सोचकर खुश थी। द्रांश अपने कोट को हाथ में पकड़े अंदर आया, तो लव उसके गले में बाहें डालकर लटक गई। द्रांश तुरंत उसकी कमर को होल्ड कर लेता है। द्रांश उसे आईब्रो ऊपर करके देखने लगा, तो लव द्रांश के होठ पर किस करके बोली, अंडरस्को
बेबी चलो ना, हनीमून पर चलते हैं। शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। द्रांश हैरानी से उसे घूरने लगा। लव उसके गालों पर बाइट करके बोली, अंडरस्को, क्या हुआ, हैरान क्यों हो? द्रांश उसे बेड पर उतारते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, हनीमून पर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें यहाँ भी हनीमून वाली फीलिंग दे सकता हूँ बेबी गर्ल। कहते ही वो लव को डिजायर भरी नजरों से देखने लगा। दिव्य और दक्ष जल्दी से रूम में आ गए। दिव्य खुश होकर बोला, अंडरस्को, मम्मा, हमने पैकिंग कर ली। अब तो डैडी भी आ गए, हम कब जाएंगे? दक्ष भी घूमने के लिए खुश था। द्रांश दोनों को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, कहाँ जाने की पैकिंग हो रही? लव तिरछी मुस्कुराहट से बोली, अंडरस्को, हनीमून, वो भी हमारे साथ वहां घूमने जाएंगे। द्रांश उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, कम पड़े तो पूरे खानदान को हनीमून पर घूमने के लिए बुला लो, खासकर अपने उन दोनों राक्षसों को। क्या नाम है? अंडरस्को राहु केतु। लव मुंह फुलाते हुए उसे देखने लगी। लव द्रांश को घूरते हुए अपनी कमर पर हाथ रखती है और उंगली दिखाते हुए बोली, देखो हस्बैंड, कुछ भी कह लो, लेकिन हमारे दोस्तों के बारे में कुछ मत कहना। ये सुनकर द्रांश को जलन होने लगी। वो लव की तरफ बढ़ते हुए दांत पीसकर बोला, क्या तुम्हें दूसरे मर्द के बारे में बोलना जरूरी है? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लव एक पल के लिए रुक जाती है, फिर मुस्कुराते हुए द्रांश के सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे जी, मैं क्या कह रही थी, वो हमारे प्रिय मित्र है, जो बचपन से साथ है। वो भाई की तरह है, महारा मतलब हमारे बच्चों की तरह। द्रांश ने लव को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए तीखी आवाज में कहा, भाई की तरह नहीं, बच्चों की तरह है। पहले अपनी उम्र देख लो, अब यह मत कहना कि तुमने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। ये सुनकर लव ने मुंह बनाते हुए कहा, पाल पोसकर बड़ा नहीं किया है, मगर वो हमारे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि मैं तो हूं उनका करता धरता। लव ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है, लेकिन द्रांश को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। उसने लव और दिव्य को देखा और फिर दक्ष को घूरते हुए बोला, इन दोनों के साथ ज्यादा टाइम मत बिताया करो, वरना तुम भी बेवकूफ हो जाओगी। ये सुनकर दिव्य और दक्ष गुस्से में द्रांश को देखने लगे। लव द्रांश को अपनी तरफ खींचती है। वहीं दिव्य जल्दी से बेड पर चढ़ते हुए बोली, डैडी, आप ऐसा नहीं कह सकते। दिव्य सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, दक्ष से भी ज्यादा। दिव्य ने आगे कहा, आयुष्मान अंकल को मैंने कितनी बार परेशान किया है, लेकिन वो आज तक समझ नहीं पाए कि दिव्य कौन है और दक्ष कौन है। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम जुड़वा हैं। द्रांश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इंटेलिजेंस बस यहीं तक है। दिव्य का मुंह छोटा हो गया। वो रोनी सूरत बनाकर लव से बोला, मम्मा, डैडी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लव द्रांश से बोली, देखो, तुम इस तरह से हमारा मजाक नहीं उड़ा सकते, वरना मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाऊंगी। द्रांश ने दोनों को ही अनदेखा करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ रुख कर लिया। लव अपनी आस्तीनें चढ़ाती हुई चेंजिंग रूम में घुस गई। उसने द्रांश की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा, हम हनीमून पर जा रहे हैं, तो मतलब जा रहे हैं, मुझे घूमना है। द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कपड़े बदल लिए। लव शर्मा नहीं रही थी, वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। द्रांश उसे इग्नोर करते हुए बाहर आ गया। दोनों बच्चे अभी भी वहीं खड़े थे। द्रांश ने दक्ष को गोद में उठा लिया। उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सख्त आवाज में कहा, मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, वरना जो थोड़ा दिमाग बचा है वह भी चला जाएगा। द्रांश बिना किसी पर ध्यान दिए दक्ष को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। लव और दिव्य उसके पीछे पीछे जरूर जाती है, मगर द्रांश उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। दिव्य अपनी नाक सहलाते हुए गुस्से में बोला, मम्मा, डैडी का कुछ करना पड़ेगा। वह हमें कुछ नहीं समझते। वह आपसे और हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लव अपने हाथ बांधते हुए बोली, उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो उदास होकर दिव्य को देखने लगी। दिव्य अपने गालों को सहलाते हुए बोला, हम राहु केतु मामू के पास चलते हैं, वो हमें कोई न कोई आइडिया देंगे। लव जल्दी से दिव्य को गोद में उठा लेती है और दोनों गार्डन की तरफ निकल जाती है। लव अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आसपास के पेड़ों को देखते हुए चिल्लाई, राहु केतु, हमारे सामने आओ। कहाँ मर गए तुम दोनों, जिंदा हो या नहीं? इसी बीच केतु एक पेड़ से नीचे कूदता है और लव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। केतु ने लव और दिव्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ बोला तो मार खाएगा। लव अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसके मुंह पर एक थप्पड़ जैसा मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती?
मेरे चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है, मगर तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्यों परेशान हूं। केतु अपनी नाक सहलाते हुए बोला, अगर मैं पूछता तब भी आप मारती, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लव ने मुंह बनाकर कहा, हमारी मर्जी, अब जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो। महारे मालूफ आइटम ने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, और अब उसका मूड भी नहीं है हनीमून पर जाने का। केतु शक भरी नजरों से घूरते हुए बोला, सासू माँ, कितनी बेशर्म है आप, क्या ये बात आपके प्यारे हस्बैंड को आपसे नहीं कहनी चाहिए थी? कितनी उतावली दिख रही है आप हनीमून पर जाने के लिए। लव उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि मैं कभी नहीं गई, और तुमने शादी नहीं की, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। केतु अपने कंधे उचकाते हुए आराम से बोला, अरे, मैं ससुर जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप दिव्य को लेकर हनीमून पर भाग जाइए। जब उन्हें पता चलेगा कि आप अकेले ही चली गई हैं, तो वो पीछे पीछे आ जाएंगे। दिव्य कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन अगर डैडी ने हमें रास्ते में पकड़ लिया या वहां जाकर पनिशमेंट दिया तो? केतु आराम से बोला, तब का तब देखेंगे, कम से कम तुम लोग घूमने के लिए पहुंच तो जाओगी। लव थोड़ी परेशान नजर आने लगी। केतु जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डियर सासू माँ, राघवेंद्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो ड्रग है वो उसे अंदर से दर्द दे रहा है। उसके लिए वो दर्द सहना मुश्किल है। डॉक्टर के पास भी कोई एंटीडोट नहीं है। उसे दर्द में तड़पने दीजिए। जब तक वो सही होगा, आप अपनी हनीमून से लौट आएंगी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्यारा सा एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी ले आना, क्योंकि ये दिव्य अब बहुत नकचढ़ा हो चुका है। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं खेलने वाला। लव तो केतु की बात सुन ही नहीं रही थी, वो कुछ और ही सोचकर खुश हो रही थी। वहीं दिव्य गुस्से में केतु को देख रहा था। रात के 9 बजे दिव्य और दक्ष स्टडी रूम से बाहर आकर हॉल में आए। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी दूर पर कपिल खड़ा था, जो बेहद घबराया हुआ लग रहा था। ठंड के मौसम के बावजूद उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसे देखते ही कपिल अलर्ट हो गया, लेकिन द्रांश ने कपिल को इग्नोर किया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। दक्ष ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, डैडी, मम्मा और दिव्य नहीं है। मैं देख कर आता हूँ, शायद रूम में होंगी। इतना कहकर वह ऊपर जाने लगा, लेकिन कपिल ने जल्दी से कहा, कोई फायदा नहीं है। दक्ष के कदम रुक गए। उसने कंफ्यूज होकर कपिल को देखा और पूछा, लेकिन क्यों चाचू, क्या मम्मा और दिव्य ने पहले ही डिनर कर लिया है? कपिल और भी ज्यादा घबरा गया। द्रांश को कुछ गड़बड़ का अंदाजा हुआ। उसने कपिल को घूरते हुए डोमिनेटिंग अंदाज में पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कपिल अपनी घबराहट के बीच बोला, बिग बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। द्रांश ने एक पैर दूसरे पर रखते हुए सख्त आवाज में कहा, बोलो कपिल। कपिल ने थोड़ा और दूर जाते हुए जल्दी जल्दी कहा, बिग बॉस, वह, मैडम और दिव्य। इतना कहकर वह रुक गया। द्रांश की घूरती नजरों से घबराकर कपिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ही सांस में बोला, मैडम और दिव्य शायद देश से बाहर जा चुके हैं। द्रांश एकदम से खड़ा हो गया, जिससे उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। दक्ष हैरान रह गया। उसने जल्दी से कपिल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, लेकिन चाचू, मम्मा कहाँ गई हैं? उन्होंने सिर्फ दिव्य को क्यों साथ लिया, मुझे क्यों नहीं? कपिल ने घबराकर समझाया, तुम अपने डैडी के साथ बिजी थे, इसीलिए तुम्हारी मम्मा दिव्य को लेकर चली गई। उन्होंने कहा है कि तुम अपने डैडी के साथ आ सकते हो। दक्ष ने द्रांश का हाथ पकड़कर एक्साइटेड होकर कहा, डैडी, चलिए ना, हम मम्मा के पास चलते हैं, प्लीज प्लीज। उसी समय ध्रुव वहां किसी काम से आया था और उसने सब सुन लिया। द्रांश ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कपिल से पूछा, कहाँ गई है वह? कपिल ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम ने कहा है कि वो हनीमून पर जा रही है। अगर आपका मन हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई पता नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि आप इतने पावरफुल हैं कि खुद पता लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा सके तो उनके वापस आने का इंतजार करिए। वो बिना मजे किए वापस नहीं आएंगी। कपिल के ये कहते ही द्रांश ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर जोर से हाथ मारा। कांच का टेबल टूटकर बिखर गया, लेकिन इस तनाव भरे माहौल में ध्रुव हंस पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा तो ध्रुव ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैं हंसना नहीं चाहता था। सिचुएशन काफी सीरियस है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहली बार सुना है कि किसी की बीवी अकेले हनीमून मनाने गई है। फिर वह कपिल की तरफ मिस्टीरियस अंदाज में देखकर बोला,
क्या तुम्हें यकीन है कि वह अकेली गई है? मेरा मतलब, उसने कहा कि वह मजे करेगी, लेकिन किसके साथ करेगी, ये बताया क्या? ध्रुव के ये कहते ही द्रांश का गुस्सा और भड़क गया। कपिल ने जल्दी से द्रांश को समझाते हुए कहा, नहीं सर, मैडम तो दिव्य के साथ अकेली ही गई है, यहाँ तक कि राहु और केतु भी यहीं है। द्रांश गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा क्योंकि दक्ष डर गया था। कुछ ही देर में पूरे दिल्ली में नाकाबंदी शुरू हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि ये किसने कराया है। द्रांश सिगरेट के कश लेते हुए बीच रोड पर खड़ा था। राहु केतु को द्रांश ने वही पेड़ पर लटका दिया था। दोनों उल्टे लटके द्रांश को घूर रहे थे। केतु सबसे पहले बोला, को ससुर जी बात तो सुनिए। द्रांश उसे गुस्से में घूरता है, तो इस बार राहु हिम्मत करके बोला, को हमने किसी को कोई आइडिया नहीं दिया है। मैं तो यहाँ था भी नहीं, जो किया इस केतु ने लिया है, मैंने नहीं, तो आप इसे मार डालिए। केतु शौक होकर बोला, को चुप कर निकम्मे, ससुर जी मेरी बात सुनिए। सासू मॉम ने मुझे कोई एड्रेस नहीं बताया कि वो कहाँ है, बस मुझे इतना पता है कि वो दिव्य को साथ लेकर गई है और कहा था कि आप खुद उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी डीजीपी आ गए। वो द्रांश से डरते हुए बोले, को मिस्टर रंधावा, हमारे लोगों ने हर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी अपना बेटा और आपकी वाइफ नहीं मिले। हम उनकी तलाश हर जगह कर रहे हैं। द्रांश गुस्से से डीजीपी को देखते हुए आसमान में चमक रहे तारे को देखता है, फिर गुस्से से माथे को रगड़ते हुए डीजीपी को जाने इशारा करने लगा। डीजीपी डरते हुए चले गए। द्रांश दांत पीसकर बोला, को बेबी गर्ल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। बस एक बार तुम मिल जाओ, फिर मैं बताऊंगा ये लुका छुपी का खेल किसे कहते हैं। दक्ष कार के अंदर ही बैठा था। राहु और केतु को द्रांश वही चौराहे पर उल्टा लटके हुए छोड़कर चला गया। वही लव दिव्य के साथ एक जंगल के डाल पर बैठी थी। वो देश छोड़कर जा तो रही थी, मगर उसने अपना मन बदल दिया। उनके साथ स्वाति भी थी। दिव्य आसपास देखने लगा। उसने आराम से कहा, को मम्मा डैडी कब आएंगे? क्यों न हम यही रुके अब। लव गॉगल्स लगाए थे। वो आराम से लॉलीपॉप खाते हुए डाल पर ही लेटकर बोली, को जैसी थारी मर्जी। लव पेड़ के नीचे उतर गई थी। उसने आसपास देखा, उसके बाद अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालते हुए दिव्य को भी नीचे उतारकर स्वाति से मुस्कुराते हुए बोली, को क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो? स्वाति लव को देखकर बोली, को मुझे डर लग रहा है, अगर ध्रुव को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सुनते ही लव और दिव्य एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद लव स्वाति के कंधे पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोली, को एक बात बताओ, क्या ध्रुव भाई तुम्हारे हस्बैंड है? स्वाति अपने सर को ना में हिला देती है, तो लव आगे बोली, को क्या ध्रुव भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? स्वाति फिर से अपने सर को ना में हिला देती है। लव फिर से सवाल करती है, को क्या वो तुम्हारे फैमिली मेंबर है या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे बहुत गरीब हो? स्वाति लव को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, को तुम ये कैसी बातें कर रही हो लव? लव उसे घूर कर बोली, को वही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जब वो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है तो तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें डर है कि वो तुम पर गुस्सा करेंगे? स्वाति को अजीब सी घबराहट हो रही थी, मगर उसे दिल में एक अजीब सा दर्द भी हो रहा था, और वो अपनी नजरें चुराते हुए बोली, को तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लव उसके हवा भाव नोटिस करके बोली, को ध्रुव भाई और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ना तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ना दोस्त हो, ना हस्बैंड वाइफ हो। उसके बावजूद ध्रुव भाई तुम पर रौब झाड़ते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाती हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पता है क्या करती? इतना कहते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। स्वाति नजर उठाकर लव को देखते हुए पूछती है, को तुम क्या करती? लव एक पत्ती तोड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली, को तो मैं उसे खुद को टच भी न करने देती। तुम्हें नहीं लगता ये काफी शर्मनाक है कि कोई पराया इंसान हमें टच करे, वह भी बिना किसी रिश्ते के, जैसे ध्रुव भाई ने तुम्हारे साथ किया है? अगर कोई मेरे साथ करता, मैं तो उस इंसान का गला दबाकर उसे जान से मार डालती। स्वाति अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, को लव तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? दिव्या भी जल्दी से बीच में बोला, को बुआ, मम्मा तो बिल्कुल सही कह रही है। मम्मा ऐसा करती, अभी देखिए डैडी ने मम्मा की बात नहीं मानी तो मम्मा यहाँ पर भाग गई, साथ में आपको भी लेकर आ गई। अब आपको बड़े डैडी से कौन बचाएगा?
स्वाति अब और भी ज्यादा घबरा गई तो लव अपने सिर पर मारते हुए बोली अंडरस्को, अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा और ध्रुव भाई का कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों इतना ज्यादा डर रही हो? अगर वह तुम्हें परेशान करे तो उन्हें बता दो कि तुम उनकी कुछ नहीं लगती हो। वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि गुस्सा अपनों पर किया जाता है, पराये इंसान पर थोड़ी ना। कहते ही वो तिरछी नजरों से स्वाति को देख रही थी। स्वाति के ऊपर लव की बातों का बहुत इफेक्ट हुआ था, जिस कारण स्वाति अपने होठों को दबाकर खड़ी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, लव तो बिल्कुल सही कह रही है, मेरा ध्रुव के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे इस तरह डरना नहीं चाहिए। अगर अगली बार उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की या मेरा हाथ पकड़ा तो मैं उन्हें साफ साफ बोल दूंगी कि मैं उनकी कुछ भी नहीं हूं। इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता कि वह इस तरह मेरे करीब आए, इस तरह मुझे टच करें। ये सोचते ही वो एक गहरी सांस लेती है। उसके अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखते हुए लव हंसकर अपने मन में बोली, अंडरस्को, कितनी मासूम छोरी है ये, पर डैडी से कहना पड़ेगा कि वह जल्द ही स्वाति को उसके असली पहचान के बारे में बता दे, वरना हो सकता है वो बाद में अपनी इस पहचान को एक्सेप्ट भी ना करें। इतना सोचते ही वो खुद में ही खुश हो जाती है। अचानक लव के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते ही लव दिव्य को गोद में उठाकर जल्दी से बोली, अंडरस्को, स्वाति तुम यहीं पर रहो, मैं दिव्य को थोड़ा सा टहला कर लाती हूँ। इतना कहते ही वो बिना स्वाति की बात सुने वहां से भाग जाती है। स्वाति डरते हुए बोली, अंडरस्को, अरे रुको, मैं जंगल में क्या करूंगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। वो लव के पीछे भागती है मगर लव बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। ऊपर से यह जंगल घना था। स्वाति दौड़ते हुए गई थी मगर फिर भी लव गायब हो चुकी थी। स्वाति एक पेड़ पर हाथ रखती है और जोर से आवाज लगाती, अंडरस्को, लव, लव तुम कहाँ चली गई हो? दिव्य कहाँ हो तुम दोनों? प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। स्वाति चाहे जितना चिल्ला ले, सामने से कोई आवाज नहीं आती है। अब वो परेशान हो गई थी। स्वाति अपने चेहरे को ढकते हुए डर के मारे खड़ी थी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। यही नहीं, उसे किसी की गर्म सांसें भी अपने ऊपर महसूस हो रही थी। इसलिए स्वाति एकदम से पीछे पलटकर खुश होते हुए बोली, अंडरस्को, लव। लेकिन उसके सामने ध्रुव खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ध्रुव स्वाति को एक टक अपनी डेंजरस नजरों से देख रहा था। स्वाति घबराते हुए बोली, अंडरस्को, आप यहाँ पर क्या कर रहे? इतने में ही ध्रुव कसके उसके गालों को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्वाति डर के मारे अपने सर को झुकाने वाली थी कि अचानक उसे लव की बातें याद आती है। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंडरस्को, आप होते कौन है मुझ पर हक जताने वाले? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां जाऊं। आप इस तरह मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं जैसे आपका मेरे साथ कोई रिश्ता हो? अंडरस्को। ये सुनते ही ध्रुव का गुस्सा नजर आने लगा। वो स्वाति के कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अंडरस्को, तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। स्वाति मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा। कुछ ही दूरी पर लव ये सब देख रही थी। उसने अपने बालों को सही करके कहा, अंडरस्को, मुझे लगा था कुछ बड़ा धमाका और एंटरटेनमेंट मिलेगा, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है किसी और के बीच लड़ाई कराकर एंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ेगा। इतना कहते ही वो जैसे ही पीछे पलटी, एकदम से पेड़ से सट जाती है। वह हैरान थी क्योंकि उसके पीछे ही द्रांश अपने पॉकेट की जेब में हाथ डाले उसे ही गुस्से में देख रहा था। द्रांश आगे बढ़ते हुए लव के कमर को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, तो तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए बेबी गर्ल? चलो मैं तुम्हें अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट देता हूं। द्रांश लव को लेकर घर वापस आ चुका था। रास्ते में दोनों की फाइट हो गई, वो भी रोमांस को लेकर। इस वक्त लव दरवाजे से लगी थी और द्रांश उसे डिजाए से घूर रहा था। लव मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर द्रांश, थारे अंदर दम नस है, इसलिए महारे को परेशान मत करो समझे। मगर मैं थारे को रोमांस करना सिखा सकती हूँ, वो भी फ्री में। वो आंख मार देती है। लव तिरछी मुस्कुराहट से बोला, अंडरस्को, लव माहेश्वरी, तुम्हें केवल बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, लेकिन तुम्हें रोमांस का अभी नहीं आता है। पिछली बार कैसे रोमांच के वक्त तुम्हें मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, फिर भी मुझे भड़का रही हो। द्रांश की बातें लव को उकसा रही थी। लव द्रांश से बिना कुछ कहे सीधे द्रांश के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसके होंठों को काटते हुए किस करने लगती है। लव के ऐसा करते ही द्रांश लव को उसके हिप से पकड़कर अपर उठाकर उसके पैर अपने कमर के चारों ओर लपेट लेता है।
लव की उंगलियां भी अब द्रांश के बालों में स्मूदी चल रहे थे, लेकिन उसके होंठ द्रांश के होंठों को काट रहे थे। जो द्रांश को भी वाइल्ड होने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन द्रांश देखना चाहता था कि लव कहां तक जाती है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे की बिल्डनेस पर सवाल किया था। टंग आउट। तभी लगभग 20 मिनट के किस के बाद लव द्रांश के होंठों को छोड़ देती है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगाती है, जो द्रांश को अपने गले और कंधे पर महसूस हो रहे थे। द्रांश लव के बाल सहलाते हुए उसे नॉर्मल करता है। जब लव नॉर्मल हो जाती है तो द्रांश उसे छेड़ते हुए कहता है, अंडरस्को बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, अब दिखाता हूँ वाइल्ड किस किसे कहते हैं। कहते हुए द्रांश लव को पलटकर दरवाजे से लगा देता है और फिर उसके होंठों को जोर जोर से चूमने लगाता है। द्रांश ने लव को दरवाजे के सहारे अपने एक होंठ से पकड़ा हुआ था और दूसरे होंठ से द्रांश लव के चेहरे को थाम कर उसके होंठों को काटते हुए किस कर रहा था। करीब 20 से 25 मिनट लव को किस करने के बाद जब लव को सांस लेने में दिक्कत होने लगाती है तो द्रांश लव के होंठों को अपने होंठों से आजाद करता है। लव द्रांश के कंधे पर अपना सर टिका कर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। लेकिन उतने में द्रांश लव को लाकर बेड पर पटक देता है। फिर लव के ऊपर आकर लव के पहने हुए कपड़े को खोलने की जगह दो तरफ से पाकड़कर फाड़ देता है और लव के कॉलर बोन पर अपने दांत गड़ा देता है, जिससे लव के मुंह से अह की आवाज आती है। द्रांश अपना सर उठाकर लव को देखकर स्माइल करने लगत है। फिर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लव के सीने से अपने हाथ ऊपर ले जाता है, फिर अपने हाथ लव के शरीर तक नीचे लाता है। द्रांश के ऐसा करने से लव के बदन में गुदगुदी होती है, जिससे लव अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाने लगाती है। लव के ऐसा करने से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगे, जिसे देख द्रांश उन्हें चूमने और दबाने के लिए एक्साइटेड होने लगाता है। लव द्रांश को धक्का देकर उसे गिरा देती है और द्रांश के ऊपर आकर बैठ जाती है। लव द्रांश के शर्ट के बटन खोलने लगाती है। द्रांश भी चुपचाप बेड पर लेटा रहता है और लव द्रांश के शर्ट को खोलकर उसके बॉडी से अलग कर उसके सीने में दिल की जगह पर अपनी उंगली चलाती है। फिर झटके से सीने पर चूमते हुए अपने दांत गड़ाने लगती है, जिससे द्रांश भी मचलने लगता है। द्रांश लव का के गर्दन के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसके गर्दन को पाकड़कर नीचे झुकाकर द्रांश अपने होंठों को लव के होंठों के पास ले जाता है, लेकिन उसके किनारे किस कर लव की प्यास और बढ़ाने लगता है। लव को ऐसा लगाता है जैसे उसका गला सूख रहा है और उसे बहुत जोर से प्यास लागी हो। इन सब में द्रांश की हालत भी कुछ ऐसी बड़ी ही हो रही थी। द्रांश की तो अब गला इस कदर सूखने लगता है कि वो बिना अपनी प्यास बुझाए नहीं रह पाता है। तो द्रांश अपने होंठ लव के होंठों पर रख उसे किस करने लगता है और उसे किस करते हुए ही बेड पर पलटकर लव को अपने नीचे दबाने लगता है। अभी द्रांश पूरा लव के ऊपर था और लव उसके नीचे। लव के हाथ द्रांश के पीठ पर फिसल रहे थे और द्रांश के हाथ लव के सीने के साइज को नाप रहे थे। द्रांश लव के होंठों को चूसते हुए उसके होंठ लव के बदन को सहला रहे थे, जिससे लव मौन करने लगती है। अभी लव अपनी आंखें बंद कर द्रांश के हर टच को महसूस कर रही थी। द्रांश लव के होंठों को छोड़कर नीचे सरक कर लव के कॉलर बोन को चूमने लगता है लव और अपने दांत गड़ाने लगता है। द्रांश ऐसे मत करो नायल, लव सिडक्टिव वे में कहती है। वहीं द्रांश लव की सिडक्टिव वॉइस सुन उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिससे द्रांश फिर से लव को किस करने लगता है, जिससे लव की सिसकियां निकलने लगती है। द्रांश लव को हल्का ऊपर उठाकर उसके ऊपर वाले इनर को खोल देता है और उसके सीने को चूमने लगता है। द्रांश ऊपर आकर लव के होंठों पर अपने होंठों रखकर लव में एंटर कर देता है। ये लव का फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन लव द्रांश के उसमें एंटर करते ही दर्द से चीखने लगती है, जिसे सुन द्रांश कुछ पल के लिए रुक जाता है। लव अपने होंठों को अपने दांतों से काटते हुए चादर को अपनी मुट्ठी में भिंचने लगती है ताकि वो ये दर्द बर्दाश्त कर सके। द्रांश लव के हाथ चादर से हटाकर अपने बालों में रख देता है और उसके होंठों को किस करने लगता है। जब लव को अपना दर्द कम होता महसूस होता है तो लव द्रांश को आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है, तो द्रांश धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है और उसी के साथ द्रांश और लव की सिसकियों की गूंज उस कमरे में घुलने लगती है। द्रांश और लव इसी के साथ अपने मोहब्बत की रूमानी दुनिया में खो जाते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव और स्वाति का अलग ही सीन चल रहा था। स्वाति ध्रुव को देख रही थी, वो शर्माई हुई थी क्योंकि ध्रुव सिर्फ टॉवल में उसके करीब था। स्वाति और ध्रुव इस वक्त द्रांश के प्राइवेट विला पर थे। ध्रुव इस समय अपने रूम में था, मगर उसने स्वाति को धोखे से वहां बुला लिया था। स्वाति दीवार के सहारे खड़ी थी और ध्रुव उसके बेहद करीब आ चुका था। ध्रुव की नजरें स्वाति पर थीं, जिससे स्वाति के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बाहर निकल जाएगा।
उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मन में कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? ऐसा मेरे साथ तभी क्यों होता है जब यह मेरे करीब आते हैं? मुझे किसी भी तरह खुद को काबू में रखना होगा। इतना सोचकर उसने 3 बार गहरी सांस ली। ध्रुव उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। वह हल्की हंसी के साथ उसके कान में फुसफुसाया, क्या हुआ? कहीं मेरी करीबी से तुम्हें कुछ कुछ तो नहीं हो रहा? स्वाति तुरंत बोली, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, और प्लीज थोड़ा दूर रहिए। इतना कहते ही उसने ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। मगर जब उसकी नज़र ध्रुव की परफेक्ट बॉडी और 6 पैक एब्स पर पड़ी, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। स्वाति ने तुरंत अपना हाथ ध्रुव के सीने से हटा लिया, लेकिन ध्रुव ने बेशर्मी से उसकी कलाई पकड़ ली। फिर धीरे धीरे उसका हाथ अपनी ओर खींचते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, मेरी अपर बॉडी तो देख ली, लेकिन अब पूरी बॉडी देखना चाहती हो तो आराम से टॉवल हटा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। स्वाति की आंखें चौड़ी हो गईं, वो गुस्से और शर्म से कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, अंडरस्को, बेशर्मी की हद पार मत करिए। ध्रुव ने उसकी इस हालत पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ध्रुव रंधावा हूं, जो बेशर्मी की हर हद को पार कर सकता है। अगर तुम टॉवल नहीं हटाओगी तो मैं खुद हटा लूंगा। ये कहने ही उसने अपना टॉवल हटा दिया। स्वाति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर चिल्लाते हुए कहा, अगर कुछ भी गलत किया तो मैं चिल्ला दूंगी और सबको बुलाकर बताऊंगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ध्रुव हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव के इस सीधे जवाब से स्वाति हैरान रह गई। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। स्वाति गुस्से में ध्रुव को दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। स्वाति परेशान होकर बोली, क्या चाहिए? ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, जो चाहिए दोगी? स्वाति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर मुझे छोड़िए। वो परेशान हो चुकी थी। ध्रुव उसके कान के पास झुकते हुए बोला, मुझे सिर्फ एक किस चाहिए, दे दो और चली जाओ। स्वाति हैरान होकर बोली, क्या कहा आपने? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे दूर रहिए। ध्रुव बेशर्मी से बोला, आई डोंट केयर। अगर नहीं दोगी तो मैं अपने तरीके से ले लूंगा, और तुम्हें पता है मेरा तरीका क्या है। ये सुनते ही स्वाति डर गई। ध्रुव ने पहली बार उसे किस किया था। वो ध्रुव को रेजिस्ट नहीं कर सकी थी। ध्रुव ने पूरे 20 मिनट तक उसे परेशान किया। इस हरकत के बाद स्वाति पूरी तरह डर चुकी थी। वो ये सब याद नहीं करना चाहती थी। स्वाति अपनी आंखें बंद करते हुए मन में बोली, राक्षस बहुत देखा है, मगर नंगा राक्षस पहली बार देखूंगी। ध्रुव ने अपनी आईब्रो उठाते हुए डोमिनेटिंग आवाज में कहा, तुम आंखें खोलकर तो देखो, बहुत अच्छा नजारा दिखेगा। स्वाति गुस्से से बोली, 1000 बेशर्म मरे होंगे तब जाकर आप पैदा हुए होंगे, शर्म नहीं आती एक कुंवारी लड़की के सामने ये सब कहते हुए? और क्या देखूं मैं? इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि ध्रुव ने नीचे कुछ पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से भागने लगी, मगर ध्रुव ने उसकी कलाई मरोड़कर कहा, जब तक किस नहीं दोगी भाग नहीं सकती। स्वाति परेशान होकर बोली, ठीक है, पहले आंखें बंद करिए, मुझे शर्म आ रही है, और मेरे हाथ को भी छोड़िए। ध्रुव हंसते हुए बोला, पागल दिखता हूँ। स्वाति घबराकर बोली, कहा ना दूंगी, बस छोड़िए मुझे। ध्रुव ने उसकी कलाई छोड़ दी। स्वाति डरते हुए उसे देख रही थी। वो नर्वस थी। फिर अपने पंजों के बल खड़ी होकर धीरे धीरे ध्रुव के गालों की तरफ झुकी, मगर अगले ही पल उसने ध्रुव को जोर से धक्का दिया और रूम से भाग गई। ध्रुव ने खुद को संभालते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, जाना। वो साइको की तरह अपने गर्दन पर हाथ फेरता है। एक अलगी जुनून और कशिश उसकी आंखों में थी। अगली सुबह तारांकन, लव, राहु और केतु इस वक्त गार्डन में थे। राहु और केतु पेड़ पर बैठे हुए थे, जबकि लव नीचे खड़ी थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और लॉलीपॉप को मुंह से निकालते हुए कहा, महारे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस स्मृति को चाहिए क्या। केतु तुरंत बोला, अरे सासू माँ, सिंपल सी बात है, उसे ससुर जी में इंटरेस्ट आ चुका है। लव ने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, अయ్यो, गलत जगह नंबर लगा रही है। उसका रघुवेंद्र से क्या रिश्ता है और क्यों वो मेरे पीछे पड़ गई? राहु ने पेड़ को कसकर पकड़ते हुए और अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा, क्योंकि वो स्मृति रघुवेंद्र की भतीजी है। उसकी बड़ी बहन नीलिमा सालों पहले आपके जेठ जी के साथ रिश्ते में थी।
लेकिन आपके जेठ जी ने गुस्से में उसका गला घोट दिया। लव शॉक होकर बोली अंडरस्कोर, ओह ऐसा क्या, राहु उसे सब बता देता है। तो लव ने एटीट्यूड के साथ अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, मेरे जेठ जी के बारे में कुछ मत बोलो, बड़े ही संस्कारी है, तभी तो उस लड़की को छोड़ दिया। अगर उनकी जगह मैं होती तो उस नीलिमा को गोली मार देती और उसकी लाश किसी बिल्डिंग पर टांग देती। केतु अचानक बोला, तो क्या अगर फ्यूचर में ससुर जी ने आपको धोखा दिया तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करेगी? लव ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल, मैं धोखा खाने वालों में से नहीं हूं। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं। लव ने बात बदलते हुए कहा, अब वो सब छोड़ो, मेरे कॉलेज जाओ और पता करो मेरे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं। वक्त ही नहीं मिला कॉलेज जाने का, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, साथ में देख लेना कॉलेज में कितने लोग हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कॉलेज जाने का मन नहीं है, मेरी अटेंडेंस लगवा देना। इतना कहकर वो चली जाती है। राहु और केतु एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। केतु मुंह बनाकर बोला, आजकल कोई डेंजरस मिशन नहीं मिल रहा है, ऊपर से ऐसा लग रहा है एक परिवार को गोद लेकर पाल पोस रहे हैं। कहते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। सुबह नाश्ते के समय द्रांश, लव, ध्रुव और स्वाति साथ बैठे हुए थे। द्रांश को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो और ध्रुव जल्दी वहां से चले गए। लव ने दोनों बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़ा और फिर स्वाति के साथ शॉपिंग मॉल चली गई। कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद वे रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे। लव ने पहले से ही प्राइवेट रूम बुक किया था, लेकिन स्वाति ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, अकेले अकेले प्राइवेट रूम में बैठकर क्या करेंगे, सबके साथ बैठकर खाते हैं ना। लव ने उसकी बात मान ली और दोनों रेस्टोरेंट के बड़े एरिया में जाकर किनारे की एक सीट पर बैठ गई। तभी लव का फोन बजा। वो उठाते हुए बोली, तुम यहीं रहो, मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। स्वाति ने सिर हिलाया और वेटर को ऑर्डर दे दिया। लव जैसे ही कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से मिस्टर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोले, लव, क्या तुम आज स्वाति को लेकर घर आओगी डिनर के लिए? और क्या तुमने उसे उसकी असली पहचान के बारे में बता दिया? मिस्टर माहेश्वरी अपने केबिन में बैठकर अपनी रोलिंग चेयर को इधर उधर घुमा रहे थे। उनका मूड काफी अच्छा लग रहा था। लव ने स्वाति पर एक नजर डालते हुए कहा, डैडी, अभी नहीं बताया, क्यों न पहले हम दीक्षित परिवार की मिस्ट्री सॉल्व करें, उसके बाद ही स्वाति को सब बताएं। लव का इंतजार करते हुए स्वाति ने घड़ी देखी। वो बोर हो रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहलने लगी। जब वो कॉरिडोर एरिया में पहुंची तो अचानक किसी से टकरा गई। स्वाति ने सॉरी कहते हुए माफी मांगी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा वो चौंक गई। उसके सामने स्मृति और नीलिमा खड़ी थीं। उनके साथ कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कुछ बिजनेसमैन के बेटे और कुछ आवारा लड़के थे। स्वाति उन लोगों को देखकर घबरा गई, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। वो वहां से जाने लगी। स्मृति ने मुस्कुराते हुए कहा, गाइस, मिलो इस लड़की से, तुम्हें पता है ये कौन है? इतना कहते हुए उसने स्वाति का हाथ पकड़ लिया। स्वाति हल्के गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। स्मृति ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो मिले हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और डेविल स्माइल के साथ बोली, इस लड़की से मिलो। अरे नहीं नहीं, मैंने गलत कह दिया। असल में यह एक वेश्या है जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुमने सुना तो होगा ही, वो वन नाइट स्टैंड। ये कहकर वो जोर से हंसने लगी। स्वाति ने ये सुनकर शर्म और गुस्से से अपना सिर झुका लिया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। उसने धीरे से कहा, छोड़ो मेरा हाथ और ऐसी घटिया बातें करना बंद करो। नीलिमा ने स्वाति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे शर्माओ मत, यहाँ सब अपने लोग हैं। इन्हें बताओ ना, आखिर तुमने ध्रुव को कितना सेटिस्फाइड किया कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगा। सालों पहले वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मगर अब वो तुम्हारे पीछे है। कुछ तो दिया होगा तुमने, वरना उसके दिल के करीब पहुंचना इतना आसान नहीं। तभी एक लड़के ने स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होठों पर एक गंदी मुस्कान आ गई। वो शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अब क्या ये पूछने की बात है कि इसने ध्रुव को क्या दिया होगा? ये तो समझने वाली बात है जिसे कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है। देखो तो जरा इसके गर्दन पर यह निशान। सभी लोग स्वाति की गर्दन को देखने लगे। स्वाति अपने बालों को आगे कर लेती है और घबराते हुए अपने कदम पीछे लेती है।
मगर इस स्मृति ने उसके हाथ को पकड़कर उसे आगे खड़ा कर दिया और फिर स्वाति को एक लड़के की तरफ धक्का दे दिया। स्वाति की कमर को पकड़ते हुए वो लड़का बोला, अब इतना भी ड्रामा मत करो। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो, मगर लड़कों को अकेला देखकर उनका झपट पड़ती हो। स्वाति की आंखों में आंसू थे। गुस्से में बोली, छोड़ो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलिमा की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वो स्वाति की गर्दन को देख रही थी, जिस पर दांतों के निशान थे, जो ध्रुव ने स्वाति को परेशान करने के लिए दिए थे। नीलिमा बाकी लड़कों से बोली, क्यों ना तुम इसके साथ फोन करो थोड़ा सा, वैसे भी दिल्ली में तो ये सब नॉर्मल है। नीलिमा फिर गुस्से और जलन में आगे मन में बोली, ध्रुव को दूसरी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर एक बार इस लड़की की इज्जत इतने लड़कों के बीच नीलाम हो गई तो ध्रुव कभी इसे अपना नहीं पाएगा, फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। बाकी लड़के उसकी आंखों के इशारे को समझ गए। एक ने स्वाति के बालों को टच किया और उनके बालों को सूंघा, दूसरा उसकी कमर और गर्दन को टच करने लगा। तभी एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी और जिसका गर्दन के पास ड्रैगन का टैटू बना था, स्वाति की कलाई पकड़ लेता है, फिर उसके गालों को दबाते हुए बोला, शुरुआत तो मैं ही करूंगा, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बस थोड़ा सा मजे ही करना है, अब शर्मीला मत बनो, दिल्ली की लड़कियां इतनी शर्मीली तो नहीं होती। स्वाति जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, लव लव, छोड़ो मुझे, वरना ध्रुव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लड़का जल्दी से स्वाति का मुंह बंद कर देता है, फिर उसने स्वाति की जैकेट को हल्का सा नीचे करते हुए उसके गर्दन पर किस करने की कोशिश की। तभी अचानक एक फूलदान उसके सिर पर लग गया। लड़का दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। सभी लोग सामने की ओर देखने लगे। तभी वहां लव खड़ी दिखी, उसका एक हाथ जेब में था। स्वाति रोते हुए लव के पास भाग जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। ठीक उसी वक्त मिस्टर माहेश्वरी भी लव के पीछे से उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो अपनी परफेक्ट पर्सनैलिटी के साथ बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन वो लव के डैडी कहीं से नहीं लग रहे थे। उन्हें बड़ा भाई कहा जा सकता था, क्योंकि वो खुद का इतना ध्यान रखते थे। लव दीवार से टेक लगाते हुए उस लड़के से मुस्कुरा कर बोली, तूने तो गलती कर दी छोरे, गलत जगह नजर डालकर क्यों की। मिस्टर माहेश्वरी ने मुस्कान के साथ उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, क्योंकि माहेश्वरी खानदान कभी अपनी बेटियों की तरफ उठी नजरों को दोबारा इस दुनिया को देखने की इजाजत नहीं देता। सभी एक पल के लिए डर जाते हैं। लव बिना किसी भाव से सामने की तरफ देख रही थी। मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। मिस्टर माहेश्वरी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिस लड़के ने सबसे पहले स्वाति के साथ बदतमीजी की थी, वह आगे बढ़ते हुए बोला, कौन हो तुम? बेहतर होगा यहां से चले जाओ और इस लड़की को हमारे पास छोड़ दो। मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देते हैं और फिर उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोले, दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं हैं और तुम चले हो लड़की छेड़ने। उस लड़के के होठों के पास से खून निकलने लगता है। ये देखकर स्मृति और नीलिमा दोनों ही घबरा जाती हैं। मगर फिर नीलिमा बोली, ओ मिस्टर, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अगर जान जाओगे तो मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करोगे। अब जाओ यहां से। मिस्टर माहेश्वरी उसे अपनी तीखी नजरों से देखते हैं। उसे 2 बार ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उन्होंने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, उस ध्रुव की पसंद कितनी घटिया थी। ध्रुव का नाम सुनते ही नीलिमा थितक जाती है। उसने हैरानी से पूछा, तुम ध्रुव को कैसे जानते हो? मिस्टर माहेश्वरी अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या किसी ने सिखाया नहीं है? जब कोई बड़ा हो तो उसे तुम नहीं आप करके बात करना चाहिए, पर कोई क्या ही कर सकता है, ये तुम्हारे माँ बाप के घटिया संस्कार है। नीलिमा उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी मिस्टर महेश्वरी अचानक आगे बढ़ते हैं कि लव एकदम से उन्हें रोकते हुए बोली, डैडी, ऐसी घटिया लड़की को टच मत करिए। आप जानते नहीं हैं इसने कुछ साल पहले एक 50 साल के इज्जतदार आदमी पर रेप का इल्जाम लगाया था, सिर्फ पैसों के लिए। इसलिए आप इस मामले से दूर रहिए। यह मामला ध्रुव भाई और उनकी आइटम से जुड़ा है। बेहतर होगा उन्हें ही बुलाया जाए, तभी तो पता चलेगा फ्यूचर में आपका होने वाला दामाद असल में दामाद बनने लायक है भी या नहीं। ये सुनते ही मिस्टर माहेश्वरी रुक जाते हैं, क्योंकि ये वो भी जानना चाहते थे। स्मृति स्वाति को गुस्से में देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नीलिमा एकदम से मिस्टर माहेश्वरी से बोली, ओ मिस्टर, तुम्हारा इस स्वाति से क्या रिश्ता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने एक साथ दो दो लोगों को फंसा कर रखा है? उसकी ऐसी घटिया बात सुनते ही लव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। लव स्वाति को वही छोड़कर आगे की तरफ बढ़ती है। वो इस वक्त मिस्टर माहेश्वरी और नीलिमा के बीच खड़ी थी। फिर एक जोरदार थप्पड़ नीलिमा के गालों पर मार देती है। इस थप्पड़ की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। आयुष्मान भी किसी काम से आया था। ये सब देखते ही उसे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वह भी दर्शक बनकर वही खड़ा हो जाता है। लव नीलिमा के गालों पर छपे उंगलियों के निशान को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोली, नीलिमा डार्लिंग, तुम्हारे डैडी से तमीज से बात करना, पर इसमें थारी जैसी छपरी की क्या ही गलती। तुम्हारा बाप भी तो अपनी बेटी की उम्र की ही लड़कियों के साथ घूमता है, इसलिए बेटी तो ऐसा बोलेगी ही। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह गालों पर हाथ रखकर नफरत से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता नहीं मेरा हस्बैंड कौन है? लव मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे लोगों की यह दिक्कत है। हस्बैंड कौन है, घर कौन है, खानदान कौन है, यही बोल बोल के बाहर उछलते हो। कभी सोचा है तुम्हारी खुद की औकात क्या है? तुम्हारी खुद की औकात एक बच्चे तक को डराने की नहीं है, और मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। बच्ची, जाओ पहले खुद के दम पर कुछ करके आओ, फिर उछलना। यहाँ पर रही बात सजा की, तो वह तुम्हें ध्रुव भाई देंगे, क्योंकि मैं पहले उन्हें मौका दूंगी। अगर मैं उनकी सजा से खुश नहीं हुई तो मैं खुद आऊंगी सजा देने। स्मृति लव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर लव उसकी कलाई को पकड़कर मरोड़ देती है। अगले ही पल एक जोरदार आवाज के साथ स्मृति की कलाई की एक हड्डी टूट गई और वो जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर गई। लव हर किसी को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, जो कोई भी आगे बढ़ेगा, मैं सिर्फ उसकी हड्डियां तोड़ूंगी, ताकि जिंदगी भर अपाहिज बनकर घूमो। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ना। मिस्टर महेश्वरी खुश थे कि उनकी बेटी कोई छुई मुई टाइप की लड़की नहीं है। वो तो चाहते थे लव सबको मार दे, क्योंकि वो आराम से लव को इस मामले से निकाल सकते थे। लेकिन स्वाति के लिए बुरा लगा कि वो लव की तरह लोगों को क्यों जवाब नहीं दे सकती। लव ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को कॉल लगा दिया। ध्रुव उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था। उसके बगल में ही द्रांश बैठा था। वो दोनों बहुत ही सीरियस होकर सामने प्रोजेक्टर में देख रहे थे। तभी फोन बजता है। पहले तो सभी लोग डरकर अपना फोन देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा ये ध्रुव का फोन बज रहा तो सभी राहत की सांस लेते हैं। ध्रुव अपने फोन में शो हो रहे नाम को देखते ही अजीब नजरों से द्रांश को देखने लगा। द्रांश की नजर जब ध्रुव के फोन पर पड़ी तो उसकी आंखें डार्क पड़ गई और उसकी मुट्ठी जाती है। ध्रुव मास्क के कारण द्रांश का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था, मगर वो उसकी आंख से ही समझ गया कि द्रांश कितने जलन में है। इस वक्त वो जानबूझकर वहीं पर कॉल रिसीव करते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, हेलो लव। उसने लव शब्द पर ज्यादा जोर डाला था। द्रांश गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मार देता है, मगर ध्रुव उससे बिना डरे मुस्कुराकर आगे बोला, तुमने कैसे अपने पति को छोड़कर मुझे याद किया? वहीं दूसरी तरफ लव दीवार से टेक लगाते हुए मुंह बनाकर बोली, आपसे फ्लर्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वह मिस्टर महेश्वरी को एक नजर देखकर थोड़ा किनारे जाकर फोन पर धीरे से बोली, थारी आइटम को थारी एक्स ने परेशान किया है, साथ ही लड़कों को लेकर आई थी स्वाति के साथ जबरदस्ती करने के लिए। नीलिमा रानी ने कहा कि वह जलन में है। उसने कहा कि वह आपको वापस पाना चाहती है। अगर आप उसे नहीं मिले तो स्वाति का एमएमएस बनाकर दुनिया में वायरल कर देगी। स्वाति बहुत रो रही है। उसने कहा वह मर जाना चाहती है। एक लड़के ने तो उसे किस तक करने की कोशिश कर ली। यही नहीं, नीलिमा रानी तो थारी आइटम को बार भेज रही थी और वैश्या भी कहा। आगे मैं तो बोल भी नहीं सकती उसने और क्या क्या कहा, क्योंकि हमारे बगल में ही डैडी खड़े हैं। ध्रुव की पकड़ फोन पर कस जाती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नजर आने लगा था। वो एकदम से खड़े होते हुए गुस्से में बोला, वॉट लव? लव मुंह बनाकर बोली, अरे वॉट करने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। आपने तो पता लगा ही लिया होगा स्वाति कौन है। अगर आपने कुछ बम ब्लास्ट टाइप धमाका नहीं किया तो भूल जाइए डैडी कभी आपके हाथ में स्वाति का हाथ देंगे। वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आपको उसके बच्चे का मामा बना देंगे। और हाँ, हमारे बच्चों के डैडी को बता दीजिएगा कि अभी हमने क्या बात की, वरना सोच सोच कर उसका बीपी हाई हो जाएगा। वो कॉल कट कर देती है। द्रांश जानलेवा नजरों से ध्रुव को देख रहा था। वहीं ध्रुव बिना उसे कुछ बताए वहां से भाग जाता है। कपिल घबराते हुए बोला, बिग बॉस, आगे की मीटिंग। द्रांश गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए चेयर पर जोरदार लात मारता है और वहां से चला जाता है। उसके इस एक्शन से हर कोई डर गया था। कपिल की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोल भी पाए। कपिल जल्दी से बाहर भाग जाता है।
वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मन में बोला, पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। खुद की बीवी तो है नहीं मेरे पास नखरे झेलने के लिए, इसलिए बिग बॉस और उनकी बीवी के ही नखरे झेलने पड़ते हैं। दोनों बच्चे तो कम नखरे दिखाते हैं। अगर बिग बॉस के मेहरबानी रही तो कुछ चंद बाद और भी नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे जो शायद नखरे दिखा कर ही मुझे मार डालेंगे। उसने कार को स्टार्ट करते हुए घबराकर पूछा, बिग बॉस कहाँ जाना है? द्रांश जो गुस्से में बैठा हुआ था वो अपने फोन को उसकी तरफ फेंकते हुए आंखें बंद कर लेता है। कपिल घबरा जाता है एकदम से, मगर उसने कार पर से अपना बैलेंस नहीं खोया था। ध्रुव लव के भेजे लोकेशन पर पहुंच गया। मिस्टर महेश्वरी और लव स्वाति के साथ थे, लेकिन मिस्टर माहेश्वरी को कुछ अर्जेंट काम था तो लव ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। ध्रुव जैसे ही वहां पहुंचा, वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। रेस्टोरेंट में अब कोई नहीं था उन सब के अलावा। ध्रुव की डैशिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देखकर नीलिमा की सांसें थम गई। ध्रुव के बाद द्रांश भी अंदर आ चुका था। द्रांश की नजर लव पर गई, जो स्वाति के कंधे पर हाथ रखकर बैठी थी। ये देखकर जलन से उसका दिल भर गया। द्रांश लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने लव के हाथ को एक झटके से पकड़ा और उसे कंधे पर उठाकर जाने लगा। लव को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लव शॉक होते हुए बोली, अंडरस्को, ओह पतिदेव, ये क्या हरकत है, क्यों मुझे किडनैप कर रहे हो? द्रांश एक शब्द भी नहीं बोला और उसे लेकर जाने लगा। स्वाति भी शॉक थी, लेकिन ध्रुव से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ध्रुव ने अपने पीछे आ रहे आदमियों को गर्दन तिरछी करके देखा तो उसके कुछ आदमी उसके इशारे को समझकर चले गए। ध्रुव स्वाति की तरफ बढ़ता है। उसने महसूस किया कि कुछ लड़कों की नजरें स्वाति पर है, तो वो अपना कोट निकालकर स्वाति को पहनाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, सबसे पहले किसने तुम्हें हाथ लगाया? स्वाति उसके सवाल से नर्वस हो गई। उसने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। ध्रुव का पेशेंस खत्म हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस ही नहीं था। ध्रुव फिर भी आराम से पूछता है, अंडरस्को, किसने तुम्हें किस करने की कोशिश की? स्वाति अपने सर को नीचे करके खड़ी थी। ध्रुव उस बार स्वाति के कंधे को कसके पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, अंडरस्को, आंसर मी डैम इट। स्वाति उसके चिल्लाने से बुरी तरह डरकर रोने लगी। उसके आंसू देखकर ध्रुव दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, एक भी आंसू अगर तुम्हारी आंखों से निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वाति अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोकने की कोशिश करने लगी। ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां मौजूद लड़के के सामने खड़ा करते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, कौन था? बोलो, कौन था जिसने तुम्हें हाथ लगाया? स्वाति रोते हुए रुक रुक कर बोली, अंडरस्को, वो क्या? ध्रुव गुस्से से अपने हाथ को वहीं रखी टेबल पर मार देता है। उसके हाथ से खून बहने लगा तो स्वाति फिक्र से उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि दोबारा चोट वही लगी थी जहां कुछ दिन पहले ध्रुव को चोट लगी थी। ध्रुव उसके हाथ को बीच में ही रोककर गुस्से में बोला, अंडरस्को, डोंट टच मी। स्वाति इतने वक्त से ध्रुव को जानती थी। उसे अंदाजा था कि जब तक वो किसी का नाम नहीं लेगी ध्रुव खुद के हाथ में पट्टी नहीं करवाएगा। स्वाति कांपती हुई आवाज में दो लड़के की तरफ बारी बारी से इशारा करते हुए बोली, अंडरस्को, इन्होंने मेरे कमर को टच किया और इन्होंने किस करने की कोशिश की। स्वाति का इतना बोलना था कि ध्रुव अपनी गन को निकालकर दोनों लड़कों के माथे पर शूट कर देता है। उसकी इस हरकत के बाद वहां डर का माहौल छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी ध्रुव ये करेगा। नीलिमा और स्मृति तो डर से कांपने लगी, मगर नीलिमा फिर भी बोली, अंडरस्को, ध्रुव, वो मेरे दोस्त थे जिन्हें तुमने मार डाला, और गलती मेरे दोस्तों की नहीं बल्कि इस लड़की की थी, जो खुद आकर बोल रही थी कि ये उनके साथ सोना चाहती है। इसने तो पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें की, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। ध्रुव स्वाति की तरफ देखता है तो स्वाति जल्दी से सिर न में हिला देती है। नीलिमा ध्रुव को भड़काते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को, ध्रुव, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। ये तुम्हारे पीठ पीछे हर मर्दों के साथ सोने की बात करती है। पता नहीं कितने मर्दों के साथ इसमें अपना मुंह काला किया होगा और फिर भी तुम्हारे सामने इनोसेंट बनने। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की होगी कि ध्रुव एक जोरदार थप्पड़ उसे मार देता है। नीलिमा जमीन पर गिर गई थी। नीलिमा रोते हुए अविश्वास से बोली, अंडरस्को, तुमने मुझे मारा। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? ध्रुव उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो हो ही नहीं। स्मृति जो द्रांश के ख्यालों में खोई थी, वो स्वाति को देखकर बोली, अंडरस्को, मिल गई शांति मेरी बहन और ध्रुव के बीच झगड़ा करवा के।
क्या तुम्हें अंदाजा भी है वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? मगर तुम बेशर्म लड़की कहीं की, उन दोनों के बीच तीसरी पार्टी बनकर आ गई। किसी के बॉयफ्रेंड को बहकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ध्रुव की आईब्रो ऊपर हो गई। वही ध्रुव नीलिमा से प्यार करता है और उसका बॉयफ्रेंड है, ये जानकर स्वाति को दिल में दर्द हुआ। वो दर्द से एक कदम पीछे लेने की कोशिश करती है, मगर तभी ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, क्यों? क्या तुम्हारी बहन की आग को वो बुढ़ा बुझा नहीं पा रहा है जो उसका नाम मेरे साथ जोड़ रही हो? क्या तुम्हारे बहन की औकात है कि वो ध्रुव का नाम तक ले सके? ऐसी गिरी हुई लड़की को तो मेरे नौकर भी न देखे। नीलिमा रोते हुए घमंड से बोली, अंडरस्को, ध्रुव क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। मुझे पता है मेरे अलावा कोई तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता। ध्रुव मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी कि मैंने किसी और से शादी कर ली, पर यकीन मानो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने आज तक अपने पति को खुद को छूने भी नहीं दिया क्योंकि वो हक सिर्फ तुम्हारा है। ध्रुव मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे फिर से अपना लो। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ कोई ना हो। फिर उसकी नजर ध्रुव के हाथ पर गई जिससे उसने स्वाति को पकड़ा था। नीलिमा मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, तुम मुझे जलाने के लिए इस लड़की को लाए हो ना? इसे भेज दो। लेकिन अगर तुम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम इसे मुझे जलाने के लिए लाए हो, तो साबित करो कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। ध्रुव स्वाति को बिना किसी भाव से देख रहा था। नीलिमा घमंड से मुस्कुरा रही थी। वो अपने मन में बोली, अंडरस्को, ध्रुव, इतने सालों के रिलेशन में भी तुमने कभी मुझे किस नहीं किया, तो इस आज की आई लड़की को किस करने की तो बात ही छोड़ दो। बस एक बार ये लड़की चली जाए फिर मैं तुम्हें दोबारा अपना बनाऊंगी। स्वाति का दिल दर्द हो रहा था। वो सिर नीचे करके हकलाते हुए बोली, अंडरस्को, आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाइए। फिर वो नीलिमा को देखते हुए आंसू रोककर बोली, अंडरस्को, मेरा और इनका रिश्ते। What the hell? नीलिमा जोर से चिल्लाई। ध्रुव ने स्वाति की बात पूरी भी नहीं होने दी। वो स्वाति के गालों को पकड़कर झुका और एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। नीलिमा को सबसे ज्यादा झटका लगा। स्वाति की तो धड़कने ही बंद हो गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके ध्रुव को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।